नमस्कार सभी को। आज हम नया टॉपिक देख रहे हुआ है सामाजिक प्रथाएं। कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? सामाजिक प्रथाएं। ये राजस्थान कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। तो कला और संस्कृति का आज हमारा पहला टॉपिक है वो है सामाजिक प्रथाएं। सामाजिक प्रथा में आज हम देखेंगे साका, जो जौहर और केसरिया, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जौहर क्या है। जब शत्रुओं के आक्रमण के समय युद्ध में राजपूत योद्धाओं के जीवित लौटने की आशा नहीं रहती थी, तब दुर्ग की स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूदकर आत्मदाह कर लेती थी, जिसे जौहर करना कहलाता था। क्या है जौहर? कि जब भी कोई भी आक्रमणता होता था या कोई भी आक्रमणकारी होता था, किले पर क्या करता था? आक्रमण करता था। काफ़ी दिनों के बाद, घेराबंदी के बाद क्या होता था, जब रसद सामान, बारूद, गोला सब कुछ समाप्त हो जाता था, तब जो राजपूत योद्धा होते थे उनको ये होता था कि जीतना तो बड़ा मुश्किल है। उस समय वे क्या करते थे? केसरिया वस्त्र पहनकर वह शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। लेकिन जब दुर्ग की महिलाओं को ये पता चलता था कि विजित होने के जो उम्मीद है वो बहुत कम है, तब वहाँ की जो रानियाँ होती थी वो अपने दासियों के साथ क्या करती थी? अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूद कर अपना जीवन लीला समाप्त कर देती थी। ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और मुस्लिम आक्रमणताओं के से बचने के लिए वो क्या करती थी? ये कदम उठाती थी। तो ये था जौहर। जौहर क्या है? जब शत्रुओं के आक्रमण के समय युद्ध में राजपूत योद्धाओं के जीवित लौटने की आशा नहीं रहती थी, तब दुर्ग की स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूदकर आत्मदाह कर लेती थी, जिसे जौहर करना कहते थे। समझ में? तो राजस्थान का पहला जौहर कब हुआ? 1301 के अंदर राजस्थान का पहला जौहर हुआ। वो किसके नेतृत्व में? रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ। कहाँ हुआ? रणथंभौर में हुआ। उसमें रणथंभौर शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान। तो राजस्थान का जो पहला जौहर हुआ वो कहाँ हुआ? रणथंभौर में हुआ था। उस समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो राजस्थान का सबसे पहला जौहर 1301 में हुआ। कहाँ हुआ? रणथंभौर में हुआ। किसके नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ? रंगदेवी के नेतृत्व में। फिर रानी पद्मिनी का जौहर प्रसिद्ध है, विश्व इतिहास में पूरा प्रसिद्ध है रानी पद्मिनी का जौहर। रानी कर्मावती का जौहर 1535 का जौहर प्रसिद्ध है। ये हम इनके आगे विस्तृत में इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ा जौहर। दूसरा है केसरिया करना। केसरी करना मतलब राजपूत योद्धाओं को पता होता है कि पराजय तो बिल्कुल निकट है, उस समय राजपूत योद्धा क्या करते हैं? केसरिया वस्त्र, केसरिया बाना, केसरिया साफा धारण करके शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं, मर मिटने को तैयार रहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? केसरिया करना, या फिर केसरिया साफा धारण करके शत्रुओं पर, आक्रमणकारियों पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उसी को कहते हैं केसरिया करना। डेफिनेशन देख लेते इसकी परिभाषा। राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में शत्रु पक्ष पर केसरिया वस्त्र पहनकर भूखे शेर की भांति दुर्ग के द्वार खोलकर टूट पड़ते हैं और मौत को अपने आगोश में ले लेते हैं, उसे केसरिया करना कहलाता है। सिंपल भाषा में यही है कि जब पराजय निकट होती है तब राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र पहनकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? केसरिया करना। साका क्या है? साका उस समय हम कहेंगे साका हुआ है जब क्या जौहर व केसरिया, किसी भी दुर्ग, किसी भी किले में जब जौहर व केसरिया होगा तब इस सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं? साका कहते हैं। मतलब जहाँ जौहर होगा, केसरिया होगा, उस सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं? साका। ये कह सकते हैं अपन, जौहर प्लस केसरिया इक्वल टू क्या है? साका। एक समीकरण बना सकते हैं। कैसे? जौहर के साथ क्या क्या प्लस करेंगे? केसरिया, तो क्या बन जाएगा? साका। मतलब साका के अंदर दो पार्ट, एक जौहर और केसरिया। मान लो इन दोनों में से एक कोई न हो, या मान लो जौहर नहीं हो या केसरिया नहीं हो, या केसरिया हो जौहर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अर्ध साका। क्या बोलते हैं? अर्ध साका। जैसे देख लीजिए, जौहर या केसरिया किसी एक का नहीं होना अर्ध साका कहलाता है। जैसे जैसलमेर का तीसरा अर्ध साका। जैसलमेर 3 साके हुए, पहला, द्वितीय और जो तीसरा हुआ था जिसमें क्या हुआ था? जौहर नहीं हुआ था, उसमें केसरिया हुआ था।
तो ये क्या हो गया, अर्ध शाखा का एक एग्जाम्पल हो गया, जैसलमेर का तीसरा शाखा। अब हम देखते हैं राजस्थान में शाखा कहाँ कहाँ हुए। तो रणथंभौर में हुआ, जालोर, इनमें क्या हुआ, एक एक शाखा हुआ। रणथंभौर और जालोर में एक एक शाखा हुआ। चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए। जैसलमेर में 2.5 शाखे, मतलब 2 तो कंप्लीट और 1 आधा। गागरोन और सिवाना में 2-2 शाखे हुए। ठीक है, ये याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी किले को कहते हैं, जहीन दुर्ग। कुंजी मतलब यदि रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो अपन को पहला जहीन किला जीतना पड़ेगा। जैसे मान लो जालोर किला जीतना है तो हमको सिवाना किला जीतना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं कुंजी। जैसे रणथंभौर की कुंजी कौन सी, जहीन किला, तो जालोर की कुंजी कौन सा, सिवाना किला। समझ में? अब हम देखते हैं राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ था, वो पता है। पहला शाखा हुआ था रणथंभौर में। तो रणथंभौर का पहला शाखा देखते हैं कब हुआ था, 1301 में हुआ था। उस समय शासक कौन था रणथंभौर का, तो था हमीरदेव चौहान। रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक था, क्योंकि तो हमीरदेव चौहान थे, इन्होंने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 युद्धों में विजय थे। अंतिम युद्ध जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था, उसी युद्ध में ये हार गए थे, और जो रणथंभौर की जो चौहान शाखा थी वो ख़त्म हो गई थी। इस चौहान शाखा का जो स्टार्ट किया था वो पृथ्वीराज के पुत्र थे गोविंदराज। उन्होंने जो रणथंभौर चौहान शाखा को स्टार्ट किया था या शुरुआत की थी, अंत कहाँ से हुआ है, हमीरदेव चौहान से। उस आक्रमणकारी कौन था जिसने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खान के नेतृत्व में ये युद्ध किया था। अलाउद्दीन के सेनापति कौन थे, उलूग खां और नुसरत खां। नुसरत खां युद्ध में मारा गया था। अलाउद्दीन ने आक्रमण क्यों किया, इसका कारण यही था। पहला कारण तो ये था कि एक मंगोल शासक था, इसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या किया था, हमीर ने शरण दे रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मोहम्मद शाह को मुझे सौंप दे, लेकिन हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। विश्व भर में हट के लिए प्रसिद्ध माना जाए तो हमीर ही था। हमीर ने हट के कारण ही अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह जो इसके शरणार्थी आया था, किसके, हमीर के, उसको देने के लिए कहा, लेकिन हमीर ने उस शरणार्थी को देने से मना कर दिया। दूसरा कारण ये भी बताते हैं कि जो मोहम्मद शाह था वो खिलजी की एक मराठा बेगम थी जिसका नाम था चिमना, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, और ये बात खिलजी को पता चल गई थी। तो ये दूसरा कारण, कई ख्यातों में इसका भी वर्णन है। पहला कारण कि मंगोल शासक था या फिर सेनापति मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दी थी। दूसरा कारण मोहम्मद शाह और मराठा बेगम चिमना का प्रेम प्रसंग भी मानते हैं लोग। इसमें लंबी घेराबंदी हुई थी किले की। किले के अंदर जो भी अनाज था, जो भी बारूद था, गोला बारूद सब समाप्त हो गया था। अंत में खिलजी डेरा उठाने को था, लेकिन अंत में उसने क्या किया, एक कूटनीतिक चाल चली, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो हमीर के सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, उनको क्या किया, दुर्ग का लालच दिया कि हम यदि विजय कर देंगे रणथंभौर तो आपको रणथंभौर का शासक बना दिया जाएगा। तो इन हमीर के सेनापतियों को रणमल और रत्तीपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, और उन्होंने गुप्त जो सुरंग थी, गुप्त मार्ग थे, वो सब चीज़ उन्होंने बता दी। अंत में क्या होता है, खिलजी की विजय होती है। खिलजी की विजय देखकर रानियों ने क्या किया, जौहर किया। किसके नेतृत्व में, रानी रंग देवी के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ, जो अमीर की जो रानी थी, रानी रंग देवी, और उसकी पुत्री थी पद्मला, इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर। और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में। इसमें जो जौहर हुआ था वो जल जौहर हुआ था, जिसमें वो पद्मला तालाब में कूदकर रानी और पुत्री ने क्या किया था, जल जौहर किया था। इस प्रकार जो जौहर हुआ रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में, केसरिया हुआ हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में। तो रणथंभौर राजस्थान का प्रथम शाखा है। रणथंभौर में जो शाखा हुआ वो राजस्थान का प्रथम शाखा है, और ये एकमात्र जल जौहर है। बाकी जितने भी जौहर हुए वो सब अग्नि जौहर है, जिसमें वहाँ की ललनाओं ने, रानियों ने अग्नि में कूदकर अपनी आत्मदाह किया, लेकिन रणथंभौर वाला एकमात्र जल जौहर है। इस जो खिलजी सेना के साथ में कौन था, जो
लेखक था वो था अमीर खुसरो, खिलजी सेना के साथ में था। इसी अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था, जिसे भारत का तोता, सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। वही अमीर खुसरो खिलजी सेना के साथ में था। उसने विजय उपरांत क्या कहा, आज कुफ्र का घर या गढ़ इस्लाम का घर हो गया। मतलब आज धर्म विरोधी शासन खत्म होकर इस्लाम का घर बन गया है। कौन सा किला? रणथंभौर का किला। ये कई बार पूछा हुआ है, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था, जो खिलजी सेना के साथ में था। अब ये जानकारी हमें हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयचंद सूरी। सृजन चरित्र हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज। और हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर। इन सभी ग्रंथों से हमीर के हट, हमीर चौहान का बलिदान और रंग देवी का जौहर सब कुछ इसमें वर्णित है। हमीर अपने हट के लिए विश्व प्रसिद्ध था। हमीर ने 16 युद्धों में से 17 युद्धों में 16 विजित रहा था, और यह अंतिम युद्ध था जिसमें उसने केसरिया किया, आपने बलिदान दिया अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु। तो हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है, सिंह सवन सतपुरुष वचन। क्या है? सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या है? सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सवन मतलब सिंह होता है ना, वो एक बारी जो संतान को जन्म देता है, और सतपुरुष वचन मतलब सच्चे लोग सत्य बात को एक बार में कह देते हैं। कदली फलत एक बार, कदली मतलब केला, केला अपने जिंदगी में एक बार ही फल देता है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल मतलब कोई भी लड़की होती है, उसकी शादी होती है तो उसको तेल और उबटन उसको एक बार ही लगता है, मतलब शादी एक बार ही होती है। और यदि जिस लड़की को तेल लग गया या फिर उबटन लग गया तो उसके बाद उसको कोई भी विपदा आए तो उसकी शादी होके रहेगी। उसी प्रकार हमीर ने जो निश्चय कर दिया, जो दृढ़ निश्चय कर दिया, उसको वो किसी भी पक्ष पर अपनी बात को नहीं हटेगा पीछे। मतलब हमीर अपने हट के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक एक ये भी कथन याद रखना, ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, या एक बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता। ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ससुर कह दीजिए, या फिर जलालुद्दीन खिलजी का दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से पहला आक्रमण किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने, जो इस किले को, इसकी मजबूत प्राचीर को, इसके मजबूत बुर्जों को तोड़ नहीं पाया था। अंत में उसने डेरा उठा दिया था, और डेरा उठाते समय यही कहा था कि ऐसे 10 किले भी हो ना तो मेरे एक बाल के बराबर नहीं है। मतलब कुल मिला के वो अपने हार स्वीकार कर दिया, वो वहाँ से हार के ही गया था। अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ के साके। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम हुआ था 1303 को, द्वितीय हुआ था 1535 को, और तृतीय हुआ था 1567 को। तो प्रथम शाखा देखते हैं। प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 को। उस समय जो शासक थे चित्तौड़ के वो कौन थे? रतन सिंह। और जिसमें आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण का कारण 2 कारण बताते हैं। पहला कारण खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा रतन सिंह की सुंदर पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ये 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण क्या बताया जाता है? खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा रतन सिंह महाराजा की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की अलाउद्दीन खिलजी की लालसा। ये किस में वर्णित है? ये वर्णित है मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखित ग्रंथ पद्मावत में। ये चीज़ का वर्णन है। किस चीज़ का वर्णन है मलिक मोहम्मद जायसी में? कि अलाउद्दीन ने जो आक्रमण किया था उसका कारण था रानी पद्मिनी, पद्मिनी की सुंदरता। ये मलिक मोहम्मद जायसी में वर्णित है, जो एकदम गलत है, क्योंकि ये घटना 1303 की है, और जो मलिक मोहम्मद जायसी लिख रहा है वो 1540 में लिख रहा है। इतने लंबे समय तक कोई घटना को याद ही नहीं रख सकता। इस प्रकार ये एक काल्पनिक घटना है। इसमें जौहर हुआ था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, जिसमें 1600 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। और केसरिया महाराजा रतन सिंह के नेतृत्व में
सेनापति गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। गोरा बादल कौन थे? एक तो पद्मिनी का चाचा था और बादल पद्मिनी का भतीज था, मतलब ये दोनों चाचा भतीजा थे। विजय उपरांत इस किले को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और जीतने के बाद उसने अपने पुत्र खिजर खां को इस किले को सौंप दिया और इस किले का नाम क्या दे दिया? खिजराबाद। अमीर खुसरो इस युद्ध में था, उसके द्वारा लिखी गई तारीख अलाई और खजायुनुल फतह में इस घटना का क्या वर्णन है। रानी पद्मिनी कहाँ की थी? रानी पद्मिनी सिहल द्वीप मतलब श्रीलंका की थी। ग्रंथव सेन इसके पिता का नाम था और रानी चंपावती इसकी माता थी। मतलब ग्रंथव सेन और रानी चंपावती की ये पुत्री थी सिहल द्वीप की रानी पद्मिनी। इस रानी पद्मिनी के पास हीरामन तोता था जो मानव की हुबहू नकल कर सकता था, और एक राघव चेतन था जो ब्राह्मण था, जो तांत्रिक था या जादू टोना जानता था। वो भी क्या चाहता था? पद्मिनी की सुंदरता को प्राप्त करना चाहता था, या पद्मिनी को प्राप्ति की लालसा थी उसको। जब इसका पता रतन सिंह को चला तो रतन सिंह ने इसको राज्य निकाल दिया। जैसे ही राज्य निकाला वो खिलजी के पास चला गया, तो खिलजी को बताया पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन खिलजी को किया। किसने किया? राघव चेतन ने। और इस जो जौहर पर, इस साके पर ये फिल्म बनी हुई अभी जो बहुत चर्चा में रही थी, पद्मावत फिल्म, याद रखिए। इसका निर्देशन किया था संजय लीला भंसाली ने, जिसमें मुख्य अदाकारी कौन थी? दीपिका पादुकोण। अदाकार कौन थे? रणवीर कपूर और शाहिद कपूर इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। पद्मावत फिल्म, निर्देशन संजय लीला भंसाली, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर और शाहिद कपूर का इसमें मुख्य भूमिका है। ये था पहला साका। दूसरा साका 1535 में हुआ, जिसमें यहाँ का शासक कौन थे? विक्रमादित्य, जो अभी अल्पवयस्क थे। आक्रमणकर्ता कौन था? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह। आक्रमण का कारण यही था, विक्रमादित्य में एक भी राज्योचित गुण नहीं था, मतलब राज्य संभालने में सक्षम नहीं था। कुल मिला यही बात थी विक्रमादित्य। तो अंत में जो आक्रमण किया, जिसमें जौहर किसने किया? राजमाता हांडी रानी कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। जो केसरिया किया वो किसने किया? देवलिया, जो वर्तमान प्रतापगढ़ के रावत थे, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, जिसमें कर्मावती ने रक्षार्थ हेतु मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भी भेजी थी। अल्पवयस्क पुत्रों विक्रमादित्य उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया गया था उस समय। जो कविराजा श्यामल दास जिनका ग्रंथ है वीर विनोद, उसमें इस घटना का उल्लेख है। तीसरा साका 1567 में हुआ, उस समय शासक थे उदय सिंह। आक्रमणकर्ता कौन था? अकबर। उदय सिंह किले का बाहर जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया पर छोड़ घुगुंदा पहाड़ियों में चला गया था। अब देखो, जो किले का जो शासक है ना, किले का बाहर अपने सेनापति को छोड़कर पहाड़ों में चला गया था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के पिता, ने क्या कहा था? सांगा व प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। सही कहा मेरे हिसाब से। तो जो अपने रक्षार्थ हेतु, अपने किले की रक्षार्थ हेतु भाग जाए और अपने सेनापति को बाहर छोड़ दे, ऐसो का तो उस कर्नल जेम्स टोड ने ये कथन सही कहा है। जो जौहर हुआ था वो फतेह सिंह की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में, और केसरिया जयमल राठौड़ या फतेह सिंह सिसोदिया या फिर फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जयमल का एक भतीज था कल्ला राठौड़, वो भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। अकबर ने विजय उपरांत कत्लेआम का आदेश दिलाया इस साके में, जो अकबर पर अमिट कलंक है, मतलब कत्लेआम जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। अकबर ने जयमल और फत्ता के शौर्य को देखकर उनसे प्रसन्न होकर उनकी गजराज मूर्तियाँ आगरे किले के द्वार पर लगवाई, लेकिन कालांतर में बीकानेर महाराजा राय सिंह ने उस मूर्तियों को वहाँ से उखाड़कर जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में, उस दुर्ग के द्वार पर लगवा दी। तो इस प्रकार आज हमने देखा जौहर के बारे में, केसरिया, साका, वो रणथंभौर का साका, दूसरा देखा चित्तौड़गढ़ के 3 साके। सबसे पहला देखा हमने जौहर। जौहर क्या था? जब शत्रुओं के आक्रमण के समय
युद्ध में राजपूत योद्धाओं के जीवित लौटने की आशा नहीं रहती थी, तब दूर की स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूद कर आत्मदाह कर लेती थी, जिसे जौहर करना कहते थे। प्रथम जौहर रणथंभौर में रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। रानी पद्मिनी का जौहर प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। रानी कर्मावती का जौहर भी विश्व प्रसिद्ध है। फिर हमने देखा केसरिया करना। राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में शत्रु पक्ष पर केसरिया वस्त्र पहनकर भूखे शेर की भांति दुर्ग के द्वार खोलकर टूट पड़ते हैं और मौत को अपने गले लगा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? केसरिया। साका, जौहर और केसरिया का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? साका। यदि इन दोनों घटना में से जौहर केसरिया में से एक घटना ना हो तो उसे कहते हैं अर्ध साका, जो जैसलमेर का तीसरा साका जो अर्ध साका प्रसिद्ध है। रणथंभौर व जालौर में एक एक साका हुआ, चित्तौड़गढ़ में 3 साके, जैसलमेर में 2.5 साके, गागरोन सिवाना में 2-2 साके हुए। तो देखते हैं पहला, उसके बाद देखा हमने रणथंभौर का साका जो 1301 में हुआ था। उस समय वहाँ का शासक अमीरदेव चौहान था, जो रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। उसके सेनापति उल्लुग खान नुसरत खान थे। नुसरत खान इस युद्ध में मारा गया था। आक्रमण का कारण मंगोल शासक मोहम्मद शाह को अमीर ने शरण दी थी, और दूसरा मोहम्मद शाह और मराठा बेगम चिमना के मध्य प्रेम प्रसंग कारण था। अमीर के सेनापति रणमल और रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण ये युद्ध में अमीर की हार हुई। 11 जुलाई 1301 को खिलजी की रणथंभौर विजय हुई। फिर जौहर अमीर की रानी रंगदेवी और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में, केसरिया अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में हुआ। रणथंभौर राजस्थान का प्रथम शाखा था और ये एकमात्र जल जौहर है, बाकी सब अग्नि जौहर है। अमीर खुसरो इस युद्ध में शामिल था। जो अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। अमीर माँ का भी सृजन चरित्र अमीर रहसो अमीर हट में इस घटना का वर्णन है। अमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। सी सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। जो कहावत अमीर के लिए एकदम सटीक है। फिर हमने देखा चित्तौड़गढ़ के साके। पहला साका 1303 वाला देखा, पद्मिनी के नेतृत्व में। दूसरा साका 1535 में राजमाता कर्णावती के नेतृत्व में। तीसरा शाखा हमने देखा पत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी का जो वर्णन है वो कौन सी ग्रंथ में? मलिक मोहम्मद जायसी नामक ग्रंथ में, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत प्रसिद्ध है। इसी पद्मावत पर पद्मावत फिल्म बनी हुई, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था। द्वितीय शाखा जो अपने विक्रमादित्य के समय हुआ था, जिसमें गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और विक्रमादित्य उस समय नाबालिग थे। और ये जौहर राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। और जो केसरिया बाघ सिंह जो देवलिया प्रतापगढ़ के रावत थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। तृतीय शाखा उदय सिंह के समय हुआ था, जिस समय उदय सिंह ने आक्रमण किया अकबर ने, उस समय छोड़कर गोगुंदा पहाड़ी में चला गया था। कर्नल जेम्स स्टोर ने इसलिए कहा था राणा सांगा उदय सिंह के बीच में, राणा सांगा व प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और ही होता। जौहर पत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में, केसरिया जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, और जयमल का एक भतीज था, इसका नाम था कल्ला राठौड़, वो इस युद्ध में शहीद हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुआ था। अकबर ने विजय उपरांत कत्लेआम का आदेश दिया था, और फिर अकबर ने जयमल पत्ता की गिरिराज मूर्ति आगरे किले में लगवाई थी। लेकिन कालांतर में बीकानेर महाराजा राय सिंह ने वो मूर्तियाँ वहाँ से उखाड़ कर जूनागढ़ दुर्ग के द्वार पर लगवा दी। तो इस प्रकार हमने चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखे पढ़ लिए। चित्तौड़गढ़ एक बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। इसको देखते हुए कवि श्री श्याम नारायण पांडे ने कुछ कविता कही। वो क्या है? इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, किधर चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखण की मेरी आंखें
प्यारी। थैंक यू दोस्तों।